उमेश हमेशा फर्स्ट एसी का टिकट लेते थे, यानी 2 बर्थ वाला के कैबिन मिला तो पूरी रात छोटे से कैबिन में भी और जेठ जी भी। परसों हम सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और रात में सुमेश की अमेरिका की फ्लाइट थी। उसके बाद 10 दिन सिर्फ मैं और जेठ जी। मेरे बचने की कोई भी सूरत नहीं थी। मुझे अपने शरीर से बहुत शिकायत थी, वो अब मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। हालात ऐसी थी कि मेरी जेठ जी अगर मुझे छू भी लेते तो शरीर उत्तेजना से भर जाता था। जेठ जी 2 दिन पहले तक ऐसे तो बिल्कुल ना थे। अभी भी दिन में अगर वो आमने सामने होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? मैंने एक बात को याद करनी शुरू की। हो सकता है उस रात मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, दवा खाने के बाद सो गई थी वगैरह, कपड़े बदले। जेठ जी जब रात को सुमेश को स्टेशन छोड़ने गए होंगे तो मुझे अस्त व्यस्त देखा होगा। कमरे की लाइट भी मैंने बंद नहीं की थी और मुझे बेहोश सा देख कर कुछ लालच आ गया होगा छूने का। पर दूसरी रात, हे भगवान, मुझे याद आया कि कहीं फिर से वैसी ही हालत में तो नहीं थी मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चाहे जो भी हो जाए, मैं कैसी भी हालत में क्यों ना हूँ, उनको कोई हक नहीं बनता है इस तरह बहू के साथ पेश आने का। अभी इन उलझनों में कोई ही थी कि सास ने आवाज़ लगा दी। सास अकेली ही बैठी थी, मुझे इधर उधर की बात करने लगी। फिर उन्होंने बोला, बेटी एक चीज़ मांग सकती हूँ तुमसे? मैंने कहा, जी आप आज्ञा दीजिए, मांगने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, बेटी पहले कसम खा कि तू मना नहीं करेगी। अगर तूने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। सास बोली, बेटी तुम लोग नए ज़माने की हो, मॉडर्न हो, तुम्हें जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, फिगर खराब हो जाएगा, ऐसी सोचती हो। लेकिन अब मैं ज़्यादा जीने वाली नहीं हूँ, खानदान का वारिस देख के जीना चाहती हूँ। बड़े ने शादी नहीं की, छोटा दिमाग और शरीर से अपाहिज है। अब सिर्फ सुमेश है जो खानदान आगे बढ़ा सकता है। लोगों ने बातें करनी शुरू भी कर दी है। 3 बेटों के होते मेरा खानदान अभी तक वारिस को तरस रहा है। मुझे अगले 2 महीनों में बच्चे की खुशखबरी मिलनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने शाम को गाँव में सभी बहुओं को खाने पर बुलाया है। उनके साथ बातें करो, कुछ पूछना हो, सीखना हो, खुलकर बातें करना हो, कर लेना। सब के सब या तो माँ बन चुकी हैं या बनने वाली हैं। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, जी। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो सास ने आवाज़ लगाई, थोड़ा रुकिए करके कहना कि मैं बहू बिना खुशखबरी के गाँव मत आना, शहर में ही अपनी मनमानी करो। मेरे ऊपर जैसे एक और बम फूट गया। अभी भैया के कारण दिमाग खराब था, अब सास ने एक और सरदर्द दे दिया। मैं बहुत दुखी थी, सास को जवाब नहीं दे सकती थी, नहीं तो बोल देती कि मैं तो खुद ही माँ बनने को मरी जा रही थी। लेकिन कैसे बनूं? हम तो कुछ यूज़ भी नहीं करते हैं, अब बच्चे नहीं ठहरे तो मैं क्या करूं? मैं सुमेश को अभी टेंशन नहीं देना चाहती थी। सोचा कि अमेरिका से लौटते पर बताऊंगी। शाम के पार्टी के लिए तैयार होकर आंगन में आ गई। ननद ने देखते ही कह दिया, भाभी किस पर बिजली गिरानी है? सुमेश भैया तो यहाँ है पर नहीं है। मैं सच में बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्रीम कलर की प्योर सिल्क की साड़ी, ब्लाउज बहुत ही अच्छा, ऐसे कि कपड़े बार बार फिसल रहे थे। गहरे रंग की लिपस्टिक और बिंदी क़यामत ढा रहे थे। मैंने गांव की बहुओं की खूबसूरती की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैंने अपने को सजाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी शुरू हो गई। इस गांव के लोग कहाँ से ढूंढ की बहुएं लाते हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। मैं बस उनमें से कपड़ों के मामले में आगे थी, क्योंकि मेरे कपड़ों की फिटिंग और सलीका सबसे अलग और सुंदर था। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। एक बहू मेरे लिए गजरा लाई थी, बालों में लगा दिया। ये सिर्फ बहुओं की पार्टी थी, सिर्फ नौकरानी ही सर्व कर रही थी। हम आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। एक ने कहा, दीदी आप कितनी लकी हो, जब आपको बच्चा होगा तो डॉक्टर घर में ही है। मैंने कह दिया, नहीं नहीं, मैं तो शहर में ही दिखाऊंगी किसी लेडी डॉक्टर को, वो मेरे जेठ जी हैं। दूसरी ने कहा, तो क्या हुआ बहन, है तो डॉक्टर ही। यहाँ कितने भी बहुएं हैं आई हुई हैं, सबके डॉक्टर वही हैं। और बहन आज तक सभी के सभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 1-2 बहुएं ने शहर में डॉक्टर को दिखाया था, ऑपरेशन करना पड़ा और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हमारे डॉक्टर तो दूर गांव से लोग आते हैं इलाज कराने। गांव की सबसे खूबसूरत बहू चंपा थी, जो सुमेश के दोस्त कमल की बीवी थी। क्या खूबसूरती थी उसकी, कोई हीरोइन की तरह लगती थी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। 1 साल का बेटा था पर मस्त अच्छी थी। उससे मुझसे पूछा कि आप अकेली जा रही हो जेठ जी के संग?
मुझे कुछ अटपटा सा लगा सवाल, पर मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मैं जेठ जी के जिक्र तक से दूर रहना चाहती थी, पर पूरी पार्टी में उन्हीं की बातें हो रही थी। मैं तो पहले से ही जली भुनी थी। पार्टी में उनकी तारीफ ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कम से कम किस्मत के मामले में जेठ जी बहुत धनी थे। एक से एक सुंदर औरतें, और सब के सब खुद चल के आती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसे आदमी को शादी की क्या जरूरत है। मैं अगर इनकी बीवी होती तो रोज झगड़ा करती। पार्टी खत्म हो गई थी। मैं भी सास से इजाजत लेकर अपने रूम की तरफ चल पड़ी। अभी तक तो पार्टी का ख्याल ही नहीं था कि भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देवर आज थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए भैया शाम से ही रूम में थे। उसे रात को नींद की दवा देकर सुलाया जाता था। मैंने नीचे अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और रूम में आ गई। भैया मेरे पलंग पर ही एक कोने पर बैठे मोबाइल पर कुछ कर रहे थे। पूरा रूम खुशबू से भरा हुआ था। भैया ने सुगंध वाली अगरबत्ती चारों तरफ से जला रखी थी। मैंने पूछा कि ये कैसी खुशबू है। उन्होंने कहा कि मच्छर ज्यादा थे इसलिए जला दी। मैं भी पलंग पर दूसरे कोने में बैठ गई। थोड़ी देर तक हम दोनों ही चुप रहे। फिर जेठ जी बोले, अच्छी लग रही हो। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोच लिया था कि एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगी अपने सुहागन का फर्ज निभाने की। इस वक्त सुमेश मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। जेठ जी ने कहा, कपड़े बदलने हैं क्या? मैंने कहा नहीं, पहले आपसे बात करनी है। जेठ जी मेरी तरफ देखने लगी। मेरा चेहरा तमतमा रहा था। मैंने अपनी आवाज कड़ी और कहा, देखिए जेठ जी, मैं सुमेश को ये सारी बातें बताने वाली हूँ। जो कुछ भी आपने किया है मेरे साथ, अगर आप आगे से कुछ ना करने का वादा करें तो मैं इस बात को यही दफन कर दूंगी। भैया ने कहा, और तुम्हारी प्रॉमिस? मैं आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांग लूंगी। जेठ जी बोले, ये चीटिंग है। अच्छा, अचानक पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से आई। मैं लगभग चीखते हुए उन पर गालियों की बौछार करने लगी। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अपनी बहू की इज्जत लूटने वाले हवसी हो आप। आपने अपनी बहनों के साथ भी यही किया होगा। मेरे स्वर थोड़े नरम पड़े। मैं मजबूर थी, पता था, रोते हुए बोली, अगर फिर भी आपको लगे कि आपको अपनी बहू की इज्जत लूटनी है तो लीजिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपके छोटे भाई की पवित्रता पत्नी हूँ मैं। मेरी आंखों में आंसू थे। भैया की आंखें नम हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने जो भी किया बहुत मजबूर होकर किया। मैंने फिर तेज आवाज में कहा, कोई मजबूरी नहीं हो सकती। आपको शादी कर लेनी चाहिए। इन सब के लिए क्यों ढोंग कर रही हैं आप अपनी मजबूरी का? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्रॉमिस से आज़ाद करता हूँ, पर तुमने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं उसका जवाब इस मोबाइल में है। देख लो, मेरे तेवर कम नहीं हुए थे। बोल पड़ी, मेरी फिल्म बना ली होगी। और आप कर भी कह सकते हैं। तभी मोबाइल से मेरे पति की आवाज़ आई, सुमेश भैया, आज मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे 1 महीने के अंदर बहू की माँ बनने की खुशखबरी दो, नहीं तो मैं तुम्हारे